जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूं लूसेंट किताब का साथियों निचोड़ जीके जीएस का शानदार क्लास बच्चों, भारत के सभी कम्पिटिटिव एग्जामों के लिए, जो कि बच्चों जीके जीएस जिसमें भी पूछे जाते हैं, जो भी एग्जाम में पूछे जाएंगे बच्चों, यहाँ से अलग कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। 100% प्रश्न जो है बच्चों यहाँ से लड़ेंगे अगर हमारे साथ जुड़कर डेली क्लास करते हैं तो। बच्चों चपरासी से लेकर के यूपीएससी लेवल के एग्ज़ाम में भी बैठिएगा ना तो 100% प्रश्न लड़ेंगे, क्योंकि मैं बच्चों आपके लिए हर एक प्रश्न के हर एक पहलू पे, हर एक लम्हे पे चर्चा करता हूँ ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। तो बच्चों सभी बच्चे क्लास को जो कीजिएगा वो पूरा कीजिएगा, क्लास में अंत तक बने रहिएगा। अंत तक क्लास करने के बाद बच्चों सभी बच्चे कमेंट कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा, प्रश्न की क्वालिटी कैसी थी। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन अच्छा लगेगा उन बच्चों को जो लाइक करेंगे, और जो भी बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा वो सेशन को डिसलाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों तक, भाई बहन, रिश्तेदारों के पास, सगे संबंधियों के पास शेयर करना कोई भी बच्चा नहीं भूलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करेगा। ठीक है, और चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बच्चों घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास लेकर के आएँ तो उसका नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से डेली क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए मेरे भाई तो टेलीग्राम का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सभी बच्चे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा, वहाँ पे पीडीएफ बच्चों प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलते हैं इस सेशन के पहले प्रश्न की ओर, और आप लोग शानदार कक्षा में जुड़ जाइएगा और बेहतरीन तैयारी में लग जाइएगा बच्चों। प्रश्न देखिएगा पहला क्या कहता है। मणिकर्णिका तांबे को इतिहास में खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। बताइएगा, मणिकर्णिका तांबे को बच्चों इतिहास में किस रूप में जाना जाता है। अहिल्याबाई होलकर, रानी लक्ष्मीबाई, और जोधाबाई, या रानी पद्मिनी। बताइएगा, पद्मिनी, सॉरी बच्चों, पद्मिनी, रानी पद्मिनी, जोधाबाई, रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होलकर। सभी के बारे में बच्चों बताइएगा। आंसर पहले बता दीजिएगा दोस्तों। तो आंसर, राइट आंसर हो जाएगा बच्चों रानी लक्ष्मीबाई। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। बी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा, रानी लक्ष्मीबाई। अब इनके बारे में कुछ जानकारियां लेते हैं दोस्तों। इनका जन्म कब हुआ है जो बताइएगा, सभी बच्चे बताइएगा कि जन्म कब हुआ बच्चों। तो 19 नवंबर को हुआ था। उस 19 नवंबर 1828 ईस्वी में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ। रानी लक्ष्मीबाई बच्चों 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए थे। 1857 की क्रांति का क्या किया बच्चों, नेतृत्व। अठारह की क्रांति का नेतृत्व बच्चों रानी लक्ष्मीबाई ने की थी। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि ये कहाँ से किए थे। 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से कर रहे थे, तो बच्चों झांसी से कर रहे थे, क्योंकि यह झांसी की रानी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है वो झांसी से 1857 की क्रांति का क्या कर रही थी, नेतृत्व कर रही थी बच्चों। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। जो 1857 की क्रांति है बच्चों, इसकी स्टार्टिंग हुई थी 10 मई को। कब हुई थी बच्चों, 10 मई को मेरठ से। मेरठ जो पड़ता है दोस्तों यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और मेरठ से ही 10 मई को 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। और शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे बच्चों मंगल पांडे। मंगल पांडे द्वारा इस क्रांति की नींव रखी गई थी। क्लियर है। और मंगल पांडे ने बच्चों जनरल बाग की हत्या कर दिए थे बैरकपुर में। बैरकपुर पड़ता है कहाँ, पश्चिम बंगाल के बच्चों, बैरकपुर में। और मंगल पांडे को फांसी पड़ गई थी बच्चों 8 अप्रैल को।
8 अप्रैल 1857 ईस्वी में मंगल पांडे को क्या पड़ा था, फांसी पड़ गया था। तो बच्चों यहाँ तक सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न को चलेंगे दोस्तों। अगला ध्यान दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर था। मणिकर्णिका तांबे को इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्त। प्रश्न है कि वारेन हेस्टिंग्स किस वर्ष बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बना था। वारेन हेस्टिंग्स जो था बच्चों, बंगाल के किस वर्ष पहले गवर्नर जनरल बना था, बताइएगा। आप लोग बताइएगा बच्चों। 1767, 1757, 1773, 1783, बताइएगा क्या आंसर हो जाएगा। जो बच्चों ये वारेन हेस्टिंग्स जो था ना, बंगाल का अंतिम गवर्नर था। क्या था? अंतिम गवर्नर, अंतिम गवर्नर बच्चों। और गवर्नर का नाम बदल करके बच्चों जब गवर्नर जनरल कर दिया गया, तो उसमें बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स, और यह बंगाल के अंतिम गवर्नर भी थे वारेन हेस्टिंग्स। अगर पूछ दिया जाए बच्चों कि बंगाल का जो प्रथम गवर्नर है, क्या बच्चों? प्रथम गवर्नर ये कौन था दोस्तों, बताइएगा सभी बच्चे। कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव थे। रॉबर्ट बच्चों क्लाइव। क्लियर है दोस्त? रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। बंगाल के अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे बच्चों, यह वारेन हेस्टिंग्स कब बने थे, आपसे ये पूछा गया है। तो ये बने थे बच्चों 1773 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1773 ईस्वी में। और जानते हैं 1773 ईस्वी में बच्चों एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था। क्या आया था? रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। आपसे पूछा जाएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ, तो 1773 ईस्वी में। और यही रेगुलेटिंग एक्ट में बच्चों वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। इतना नोट कीजिएगा। 1773 में क्या होता बच्चों? रेगुलेटिंग एक्ट आया था। और इसी एक्ट के माध्यम से वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, अगले प्रश्न पे चले दोस्तों। क्या कहते हैं आप लोग? अगले प्रश्न पे चले। अगला प्रश्न देखिएगा। ऑप्शन सी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा और ये सब बच्चों नोट कर लीजिएगा। जितने भी बच्चे हैं वो सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न आता है दोस्तों। अभी तक जो भी बच्चे लाइक शेयर नहीं किए वो कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, प्रश्न देखिए क्या है। जब 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था, तब भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन था। जब बच्चों 1904 ईस्वी में, बताइएगा 1904 ईस्वी में जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम है उसको पारित किया गया था ना, तब भारत का वायसराय कौन था। चेम्सफोर्ड, हॉर्डिंग, कर्जन या मिंटो, बताइएगा दोस्तों। तो ये बच्चों कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन जो था वो भारत का क्या था? वायसराय था। ऑप्शन नंबर सी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। ठीक है। और कर्जन ने ही बच्चों बंगाल का विभाजन किया था। अगर पूछा जाए कि बंगाल विभाजन किसने किया बच्चों, बंगाल विभाजन किसने किया, तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। कब किया था दोस्तों? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को दोस्तों बंगाल का विभाजन कर्जन के द्वारा किया गया था। ठीक है। अगर बंगाल विभाजन जो था बच्चों, इसकी घोषणा कब की गई थी, अगर घोषणा की बात कर दिया जाए कि कर्जन के द्वारा घोषणा कब किया गया था, तो 19 जुलाई को, 19 जुलाई या कहीं कहीं आपको बच्चों 20 जुलाई देखने को मिलेगा 1905 में। ये बच्चों घोषणा किया गया था बंगाल विभाजन का, कि बंगाल का विभाजन होना चाहिए। और कर्जन के ये नियम को बच्चों बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था बच्चों। क्लियर है।
सभी बच्चे नोट नोट कर लीजिएगा बच्चों, कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा, सभी बच्चे नोट डाउन करते चलिएगा। जहाँ राइटिंग समझ में नहीं आएगा बच्चों कमेंट कर दीजिएगा, अगले दिन से इसे भी सुधारने का प्रयास करूँगा। ठीक है, अगला प्रश्न 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 कहता है दोस्तों कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या इससे अधिक नहीं हो सकती। बताइएगा बच्चों, आर्टिकल 80 के अनुसार, जो आर्टिकल 80 है उसके अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या जो है वो कितना से अधिक नहीं हो सकती, ये पूछा गया है। तो बच्चों राज्यसभा की जो सदस्य है उसकी संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती। ऑप्शन बी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। ठीक है, अब बच्चों इसके बारे में कुछ जानकारियाँ ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, आर्टिकल जो 80 है बच्चों, आर्टिकल 80 इसमें राज्यसभा में बच्चों अगर अधिकतम सीट की बात किया गया है कि अधिकतम कितने सीट होंगे, अधिकतम बच्चों सीट आपसे पूछा गया है, सीट कितने होंगे तो बताइएगा। तो 250 सीट होना चाहिए बच्चों, इससे अधिक नहीं होगा। और अभी वर्तमान में अगर सीट पूछ दिया जाए कि वर्तमान में सीट कितने हैं, तो वर्तमान में सीट की संख्या 245 है दोस्त। कितने हैं? 245, और अधिकतम कितना हो सकते हैं? 250। राज्यसभा जो है बच्चों इसका गठन कब हुआ, गठन की चर्चा आपसे कर दिया गया है कि गठन कब हुआ। तो बच्चों अप्रैल 1952 में, अप्रैल में बच्चों 1952 ईस्वी में राज्यसभा का गठन किया गया था। आप सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा। क्या दोस्तों यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है तो बताइएगा बच्चों। क्लियर है दोस्त? अगले प्रश्न पे चलें। ऑप्शन बी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। 250 सीट जो है बच्चों इससे अधिक नहीं हो सकती आर्टिकल 80 के अनुसार। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्त, नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है? कौन सा आर्टिकल है दोस्त जो सभी नागरिकों को समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है? ये आपसे पूछा गया है, आप बताइएगा। पहले बच्चों सभी आर्टिकल के बारे में जान लेते हैं हम। आर्टिकल 32 के बारे में अगर जाने बच्चों तो यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। क्या देता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का बच्चों क्या देता है? अधिकार देता है, अधिकार। ठीक है मेरे दोस्त, बताइएगा सभी बच्चे। पूछा जाएगा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है, तो आर्टिकल 32 देता है दोस्तों। अगर पूछा जाए कि आर्टिकल 43 में क्या है, तो आर्टिकल 43 में कहता है बच्चों कि जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी, मतलब कोई भी व्यक्ति है उसको जीवन को बच्चों चलाने के लिए योग्य मजदूरी देना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे जीवन निर्वाह योग्य बच्चों क्या? मजदूरी, योग्य मजदूरी, जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी चाहिए। आर्टिकल 48 में चर्चा है बच्चों कृषि एवं पशुपालन की। किसकी बच्चों? कृषि एवं पशुपालन की चर्चा है। क्या दोस्त यहाँ तक क्लियर है? अब बच गया आपका आर्टिकल 39A, तो आप नहीं बता दीजिएगा कि जो बच गया वही आंसर है। तो आर्टिकल 39A कहता है बच्चों कि सभी नागरिकों को, जितने भी भारतीय नागरिक हैं वो सभी नागरिकों को समान न्याय यानी कि बराबर का न्याय मिलेगा एवं निःशुल्क, मतलब कोई शुल्क नहीं लगेगा बच्चों, उसकी कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है। ठीक है, क्लियर है दोस्त? ऑप्शन ए को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा, और जो लिखे हैं वो बच्चों नोट डाउन कर लीजिएगा सभी बच्चे, ताकि मैं अगले प्रश्न की ओर चल सकूं बच्चों, बढ़ सकूं। क्या आपका राय है? अगले प्रश्न पे चलेंगे, सभी बच्चे नोट करते चलेंगे।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लेंगे और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा बच्चों। प्रश्न कहता है संविधान 112वां संशोधन विधेयक 2009 शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए खाली स्थान आरक्षण का प्रावधान करता है, जिसे 24 नवंबर 2009 को लोकसभा में पेश किया गया था। बताइएगा। तो बच्चों 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। कितने प्रतिशत बच्चों? 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया था, जिसे 24 नवंबर 2009 को लोकसभा में पेश किया गया था। क्लियर है दोस्त? अगले प्रश्न पे चलें। ऑप्शन डी को सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आता है कि भारत में सार्वजनिक उपक्रमों की समिति में कितने सदस्य होते हैं? बताइएगा। भारत में जो सार्वजनिक उपक्रम है बच्चों, इसकी समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22, 15, 35, 30। बताइएगा साथियों। तो इसमें बच्चों 22 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं दोस्त? 22 सदस्य। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक जो बच्चों उपक्रम है, उपक्रम समिति, इसका गठन कब हुआ? गठन की अगर चर्चा करें बच्चों, कब हुआ? तो 1964 ईस्वी में इसका गठन हुआ। इसमें सदस्यों की संख्या 22 है दोस्तों। अगर आता है आपके सामने साथियों प्राक्कलन समिति, अगर दोस्तों अगला आ जाता है आपसे कि प्राक्कलन समिति, आप बताइएगा प्राक्कलन समिति का गठन कब हुआ? प्राक्कलन समिति का बच्चों आप लोग सभी बच्चे गठन बताइएगा तो कब हुआ? तो ये हुआ था बच्चों 1921 ईस्वी में प्राक्कलन समिति का गठन। और इसमें सदस्य की संख्या आपसे पूछ दिया जाए कि सदस्य की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताइएगा दोस्त? तो सदस्य बच्चों 30 हैं। कितने हैं दोस्त? 30 है। और ये जो 30 सदस्य हैं यह लोकसभा से आते हैं। किससे आते हैं बच्चों? लोकसभा से ये सदस्य आते हैं, लोकसभा से आते हैं। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? ऐसे लोक लेखा समिति भी है, उसका गठन हुआ था, उसका भी गठन 1921 ईस्वी में हुआ था बच्चों, लेकिन उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 22 थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। नोट करते चलिएगा सभी बच्चे। मुहरी नदी आपको भारत के किस राज्य में मिलेगी? मुहरी नदी जो है बच्चों भारत के कौन से राज्य में आपको मिलेगा, ये बताइएगा। अब ये मुहरी नदी के बारे में कुछ जानकारियाँ ले लेते हैं बच्चों। ये जो मुहरी नदी है ना, ये निकलती है कहाँ से? तो ये बच्चों त्रिपुरा से निकलती है। त्रिपुरा से क्या करती है बच्चों? निकलती है। त्रिपुरा से निकलती है और ये जाती है कहाँ? तो ये बांग्लादेश में जाती है बच्चों। बांग्लादेश में जाती है, बांग्लादेश में जाती है। क्लियर है दोस्त? बांग्लादेश में जाती है। और बांग्लादेश में ये जो मुहरी नदी है इसे फेनी नदी के नाम से जाना जाता है। फेनी नदी कहा जाता है बच्चों, नदी के नाम से जाना जाता है। के नाम से क्या किया जाता है बच्चों? जाना जाता है, जाना जाता है। फेनी नदी के नाम से अगर पूछा जाए बच्चों बांग्लादेश में किस नदी को जानी जाती है, तो मुहरी नदी को जानी जाती है। क्लियर है? यह किस राज्य में मिलेगी? भारत के कौन से राज्य में ये मिलेगी बच्चों? तो त्रिपुरा से निकलती है, त्रिपुरा राज्य में मिलेगी। त्रिपुरा जो है बच्चों बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। बांग्लादेश से बच्चों यह क्या हुआ है? तीनों तरफ से घिरा हुआ है। ये याद रखिएगा दोस्तों। क्लियर है? ऑप्शन डी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा और ये प्रश्न जो बताया उसे नोट कर लीजिएगा सभी बच्चे अपने कॉपी पे। ठीक है, टेलीग्राम से सभी बच्चे जुड़ जाइएगा दोस्तों। सभी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिलेगा। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लीजिए। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, भूसी झील भारत के किस राज्य में स्थित है? भूसी झील जो है बच्चों वो पूछा गया आपसे कि भारत के कौन से राज्य में स्थित है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। तो बच्चों राजस्थान में कुछ झील है उसके बारे में हम जान लेते हैं।
राजस्थान में बच्चों पिछौला झील। कौन सा झील बच्चों? पिछौला। पिछौला झील हो गया बच्चों। लुनकर झील हो गया, लुनकर झील हो गया बच्चों। जयसमंद झील हो गया, जयसमंद, जयसमंद, जयसमंद झील हो जाता है बच्चों। रामसमंद झील हो जाता है राजसमंद बच्चों, राजसमंद, राजसमंद झील। ये सभी झील कहाँ पे है दोस्तों? तो ये सभी राजस्थान में है। पूछा आपसे कौन सा झील गया है? भूसी झील बच्चों। तो भूसी झील आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। ऑप्शन डी को सभी बच्चे लॉक कीजिएगा। महाराष्ट्र में और कौन कौन सा झील है बच्चों? तो उपवन झील हो जाएगा, उपवन झील महाराष्ट्र में हो जाता है। गणेश झील आपसे पूछा जाएगा तो ये भी महाराष्ट्र में होगा बच्चों। ये दोनों झील को याद रखिएगा सभी बच्चे, ठीक है? क्लियर है दोस्तों? अगले प्रश्न पे चलेंगे। ऑप्शन डी को सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न कहता है, देखिएगा क्या, कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? कौन सा स्थान है बच्चों जो गंगा नदी के तट पे स्थित नहीं है? हजारीबाग बच्चों। ये हजारीबाग जानते हैं कहाँ पे पड़ता है? यह झारखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बच्चों? झारखंड में। और ये बात याद रखिएगा कि जो गंगा नदी है वो झारखंड में नहीं गुजरती है, झारखंड के साथ बच्चों सीमा बनाती हुई, सीमा बनाती है, लेकिन बच्चों वेस्ट बंगाल में चली जाती है, पश्चिम बंगाल में ये चली जाती है, ठीक है? और बच्चों कानपुर जो है गंगा नदी के तट पे स्थित सबसे बड़ा शहर है। अब से पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा शहर, गंगा नदी के तट पे स्थित सबसे बड़ा शहर, तो एक कानपुर हो जाएगा बच्चों। कहाँ में? तो यूपी में पड़ता है। क्लियर है दोस्त? क्लियर है तो आप लोग बताइएगा। यहाँ तक क्लियर है? हजारीबाग जो है बच्चों, हजारीबाग में एक वन्य जीव अभयारण्य भी है। हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य, हजारीबाग, हजारीबाग बच्चों, हजारीबाग वन्य जीव एक अभयारण्य है। अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य जो है वो हजारीबाग में स्थित है बच्चों, झारखंड में स्थित है। क्या दोस्त यहाँ तक क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा, लॉक कर लीजिएगा बच्चों। गंगा नदी जो है बच्चों भारत की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी अगर भारत की पूछ दिया जाए, गंगा है। इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर बच्चों। क्लियर है? अगला प्रश्न, प्रश्न आता है दोस्तों, देखिएगा। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस साइट पर कोयले की खदानें नहीं है? कौन सा साइट है बच्चों जहाँ पे कोयले का खदान नहीं है? बताइएगा। तो बच्चों सोनीपत, सोनीपत में कोयले का खदान नहीं है बच्चों। नेवेली कहाँ पड़ता है? तो यह तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है बच्चों। यहाँ पे है कोयले का खदान, ठीक है। कोरबा बच्चों यह छत्तीसगढ़ में पड़ता है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। यहाँ पर भी है बच्चों कोयले का खदान। सिगरेनी, सिगरेनी बच्चों ये कहाँ पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पे भी है कोयले का खदान। तो ये सब याद रखिएगा बच्चों। क्लियर है? अगले प्रश्न पे चले दोस्त। अगला प्रश्न, प्रश्न कहता है कि भारत में किस अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि काल कहा जाता है? भारत में बच्चों किस अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि काल कहा जाता है? आप सभी बच्चे बताइएगा। तो ये बच्चों 1921 से 1951 तक के जो बीच का अवधि है बच्चों, इसको स्थिर जनसंख्या वृद्धि काल कहा जाता है। और 2000 लास्ट अगर जनगणना पूछ दिया जाए बच्चों, अंतिम जनगणना कब हुआ है? अंतिम जनगणना, अंतिम जनगणना बच्चों तो 2011 ईस्वी में हुआ है। स्टार्ट कब हुआ था बच्चों? स्टार्ट कब हुआ था? तो 1871-72 में हुआ था बच्चों, लॉर्ड मेयो के काल में, मेयो के शासन काल में बच्चों ये स्टार्ट हुआ था। और ये जनगणना असफल रहा था, असफल रहा था बच्चों। फिर इसके बाद जनगणना हुआ था 1881-82 में दोस्तों। यह हुआ था रिपन के समय में, रिपन के काल में बच्चों। और यह जनगणना सफल रहा था। क्या रहा था दोस्त? सफल रहा था। तो आज के लिए बच्चों,
आज के लिए जो है मैं यहीं पे समाप्त करूंगा सेशन को। जो 2011 में जनगणना हुआ था, यह 15वीं जनगणना था बच्चों भारत का। स्वतंत्र भारत का यह 7वीं जनगणना था। ठीक है, क्लियर है दोस्त? सो अभी बच्चे नोट डाउन कर लीजिएगा, जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बताइएगा बच्चों कमेंट बॉक्स में, सभी बच्चे कमेंट कीजिएगा दोस्तों, ये सेशन आप सभी बच्चों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो सभी बच्चे लाइक करेंगे, जिन बच्चों को अच्छा ना लगा हो वो डिसलाइक करेंगे। अपने दोस्तों के पास, भाई बहन रिश्तेदारों के पास बच्चों शेयर करना नहीं भूलिएगा। सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने सगे संबंधियों के पास। और जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ बच्चों घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिएगा, ताकि जब भी क्लास लेकर के आएँ उसका नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए दोस्त तो टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। आज यहीं तक रखेंगे। जय हिंद मेरे प्यारे शेर शेरनियों।